मेरा नाम है मनी एंड आई रिएक्ट टू द वीडियोस। तो आज हम देख रहे हैं इन अदर वर्ड्स। ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा मेरा फेवरेट है। मैं अक्सर ही उसकी वीडियोस वगैरह पे रिएक्ट करता हूँ, देखी है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस। तो आज है ये टाइटल सतरंगी रे। ये मूवी के सॉन्ग्स को डिकोड वगैरह करता है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको भी पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट। सी क्या लिखा है? शमा को पिघलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का अरमान क्यों है। हुस्न कमाल। इश्क का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लव, लेकिन कहने और सुनने में लव इश्क की इंटेंसिटी, इसके पागलपन, इसकी पोएटिक डेप्थ्स को छू भी नहीं पाता। चाहे तो अभी वीडियो को पॉज कर लो और एक बार जोर से इश्क कहो और फिर देखो इसे कहते ही कैसे जबान से दिल तक एक गर्माहट पहुंचती है। पॉइंट ये है कि अगर हमें इश्क कह के इश्क महसूस ना होता तो शायद ये गजल ना होती, शायरी हो पाती, लिटरेचर होता, आर्ट होती, क्या ये सदाबहार गाने होते। इश्क के इसी जादू को समझने की कोशिश हजारों साल से होती है। सूफीज्म से पहले दो किस्म का इश्क होता था। इश्क के मजाजी मतलब लो लेवल वाला इश्क, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इश्क, और इश्क के हकीकी यानी हकीकत वाला इश्क जो खुदा से और सिर्फ खुदा से ही हो सकता है। फिर मोटी मोटी किताबों ने इश्क के मजाजी से दूर रहने और इश्क के हकीकी के करीब जाने को कहा, लेकिन कुदरत का दस्तूर यही है कि अल्लाह से पहले लैला समझ आती है। तब सूफियों ने मौलवी साहब के क्लोजेट से इस इश्क को निकाला और इश्क हकीकी मजाजी के बीच की जो लकीर थी उसे मिटाकर माशूका और खुदा के बीच एक सतरंगी सा पुल बनाया। तो क्या है इश्क के 7 स्टेजेस? दिलकशी, उन्नस, इश्क। आज का डिकोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज हम सिर्फ इसमें इश्क, सूफीज्म की या दिल से की बात नहीं करेंगे। आज इसमें मेरी भी पर्सनल स्टोरी हो और एक पैरेलल होगा कि कैसे ये सारी कहानियां उन 7 स्टेजेस से होकर गुजरी। डिकोडिंग टुडे सतरंगी। और सबसे बुरी मुझे लगती है तुम्हारी आंखें। कितना भी मैं इनमें देखना चाहूं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं। अब बताओ मुझे पसंद क्या है? मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ये आंखें, क्योंकि इनमें जितना भी मैं देखना चाहूं मुझे कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारे अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, मुझे वो बहुत पसंद है। और सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये दूरी है, क्योंकि अगर ये दूरी ना हो तो तुम्हारे करीब आने का बहाना ना मिले। 7 जुलाई 2013 रिकॉर्डिंग स्टेज से सीआरपीएफ स्कूल के हेड बॉय ने सीआरपीएफ स्कूल के डायरेक्टर जनरल, उसके हेड को बुलाया। डायरेक्टर जनरल स्टेज पर चढ़ते हैं, वो स्टेज से नीचे उतरता है और उतरते ही आंखों के कोने से देखता है कि 2 लड़कियां वहां खड़ी हैं और एक लड़की ने दूसरी लड़की से ये कहा, एक सेकंड, मुझे ऐसा कैसे कह दिया? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं पीछे मुड़ा और 2 बातें, एक तो लड़की बहुत खूबसूरत थी और दूसरा थोड़ी डरी हुई थी। अचानक मेरा गुस्सा गायब हो गया और मेरे मुंह से निकला, आई एम सो सॉरी फॉर लुकिंग दिस वे। अब प्लान बड़ा सिंपल था, सुंदर लड़की को गिल्ट दो और वहां से रफा दफा हो जाए, जवाब सुनना ही नहीं। कैसे बाबू कि अपने को अपनी शक्ल मालूम है, ज्यादा लॉजिक में नहीं घुसना है, इमोशनल और मॉरल विक्ट्री चाहिए। तो एज पर द प्लान मैं वहां से निकल गया, लेकिन आउट ऑफ द प्लान फिर ये हुआ कि फिर सारे रास्ते, सारी रात, सारे हफ्ते मेरे दिलो दिमाग में वो 10 सेकंड बिना मेरी मर्जी के लूप पर रिप्ले होने लगे। और अजीब सा हुआ कि ओरिजिनल जिंदगी देखने से ज्यादा मुझे 10 सेकंड का रिपीट टेलीकास्ट देखने में मजा आने लगे। तो मालूम नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे। पहले जब शहर नहीं थे तो परवाना जंगलों में रहता था। तब घने जंगल में रात में वो चांद को एज ए रेफरेंस यूज करता था और अपने आप को उससे अलाइन कर लेता था ताकि डायरेक्शन ना खोए। टाइम तो आगे बढ़ गया, परवाना वहीं रह गया। अब बरसों बाद कोई दिया, कोई बल्ब जल रहा होता है तो परवाने को लगता है यही तो मेरा चांद है। सारी रात बल्ब के कांच पर टकराता रहता है, उस दिए के आसपास फड़फड़ाता रहता है। ध्यान से देखोगे तो सतरंगी रे में शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है अमर, वो काले कपड़ों में ही है। मतलब वो एक परवाना है। और परवाना क्या कहता है? कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है। इश्क का पहला स्टेप होता है दिलकशी यानी अट्रैक्शन, और ये वो स्टेप होता है जिसपे अगले को तुम्हारे वजूद का भी नहीं पता होता, लेकिन तुम अपने दिमाग में बहुत सारी कहानियां बुन चुके होते। इसलिए स्टार्टिंग के सीन में देखना कि अमर ही सिर्फ मोइना की तरफ देख रहा है, मोइना उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। मोइना ने भी काले कपड़े पहने हुए, वो एक काली परछाई की तरह मूव कर रही है और अमर कितना भी चाहे उसे पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, वो उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ उसके दिमाग का एक ख्याल है। अमर के जेस्चर्स को देखो, वो कैसे उसे गढ़ रहा है। वो एक कहानी है, वो एक ख्वाब है जो सिर्फ उसके मन में है। कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे।
जैसे मेरे दिमाग में वो 10 सेकंड की रील, वो 10 सेकंड की मुलाकात अब पूरी फीचर फिल्म बन चुकी है। दिमाग के स्क्रिप्ट राइटर ने अलग अलग परम्यूटेशंस लिख दी हैं, सिनेमेटोग्राफर ने दिमाग के पर्दे पर उसे छाप दिया है, और ऑस्कर विनिंग बीजीएम के साथ मन के मराठा मंदिर में तुम्हारी अपनी दिलवाले चल रही है। ये सब और उस लड़की को तुम्हारा अता पता भी नहीं है। फिजिक्स ये कहती है कि रेनबो की सातों लाइटों को अगर मिला दिया जाए तो वो व्हाइट लाइट बन जाती है। इसीलिए मोइना ने शायद व्हाइट कपड़े पहने हुए, क्योंकि अमर जब सातों स्टेजेस को पार कर लेगा, जब मिला देगा उन्हें, तब वो व्हाइट मोइनाओं से मिले। ये पूरा सीन एक मिराज है, क्योंकि इस पार रेगिस्तान में परवाना तड़प रहा है, उसके बीच में ये दरिया है जो उसे उस पार नहीं जाने दे रहा, और उस पार क्या है, उस पार मिराज जैसी वो मोइना व्हाइट में खड़ी हुई है, और पीछे उसके ठंडे ठंडे पहाड़ है, एकदम उससे ऑपोजिट। और ध्यान से मोइना को सुनो तो वो उसे ऑलरेडी एक वार्निंग दे रही है। गालिब ने ये शेर लिखा कि इश्क पर जोर नहीं, इश्क है वो आतिश, इश्क वो आग है गालिब, जो ना तुम्हारे लगाए लगती है, ना तुम्हारे फिर बुझाए बुझती है। तो मेरे कुछ महीनों में जेई थे, मेरे बोर्ड्स थे, तो मैंने अपने आप को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मिराजेस, इल्यूजन्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा। सिर्फ 10 सेकंड की बात हो गई और उसमें भी उस लड़की ने तुम्हें बदसूरत कहा है, तो भाई हेड बॉय चप्पल खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। एकदम क्रिस्टल क्लियर था मेरा दिमाग, और मैं चलते हुए जा रहा था, और तभी सामने से वो आ गई, और फिर आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। दिलकशी में ना एक भोलापन है, एक सेंसलेस सी होप है कि ए अजनबी तू भी कहीं आवाज दे कहीं से, क्योंकि मैं यहाँ उन 10 सेकंड की मुलाकात, वो कहीं इधर उधर देख लिया, उन टुकड़ों भरी यादों में जी रहा। मगर उन्स यानी इन्फैचुएशन में लालच है, ग्रीड है, इंटेंसिटी है, ऑब्सेशन है। उस 10 सेकंड को 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल, एक जिंदगी बनाने का ऑब्सेशन। ध्यान से देखो तो मोइना ने इसी पैशन ऑब्सेशन को दिखाने के लिए लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और अब अमर उसे छू भी सकता है। तो हमने हाथ मिलाया, पीटीएम का दिन था उस दिन, तो बैठकर बातें करने लग गए। कब 3, 4, 5, 6 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। पहले उसने माफी मांगी, और फिर बहुत क्लियरली ये बताया कि उसे सीधी सादी लड़की मत समझ, उसके ना 11 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, लेकिन अब वो खुद को बदलना चाहती है। और जाते जाते उसने मुझे एक सीक्रेट डायरी भी दिखाई, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज और सेल्फ हार्म के बारे में लिखा हो। इस सबके बीच मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कह रहा है कि भैया कहाँ फंस गए हो, ये क्या बकवास है। ये सेल्फ हार्म, ये सुसाइडल टेंडेंसीज, ये अंग्रेजी बोलने वाले एलीट बच्चों के चोचले होते हैं भाई, कुछ और नहीं होते। देखो इसकी मेरी दुनिया बहुत अलग है, और क्लियरली इसके फंडे बहुत खराब है। और 12 बॉयफ्रेंड मतलब जिससे भी हाई बाय होता है वो इसका बॉयफ्रेंड बन जाता है क्या। लेकिन मेरा राइट ब्रेन जो उससे इन्फैचुएटेड था, वो तो षड्यंत्र बना रहा है कि कैसे इन सब बातों का मैं ये कंक्लूजन निकाल दूं कि सुनो अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, हमें ना एक हो जाना चाहिए, हमें ना इश्क में पड़ जाना चाहिए। ये सब वो सोच रहा है, और ये भी कि कोई बोलते टाइम इतना सुंदर कैसे लग सकता है। तेरे जिस्म की आँच को छू दे ही मेरे सांस लगने लगते हैं, इश्क दिला से देता है, मेरे दर्द भी लगने लगते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इश्क के 7 स्टेजेस में से इश्क भी एक स्टेज है। यही वो सूफियों की चालाकी है जो उन्होंने करी कि डिवाइन लव इश्क हकीकी में इश्क मजाजी का भी एक स्टेज डाल। लड़की वाला प्यार हुआ है स्टेज 3, अरे खुदा तक का ही रास्ता है वो। स्टेज 3 में डाल के माशूका वाली मोहब्बत को भी लेजिटिमाइज कर दिया, और खुदा से प्यार को सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं, एहसास पर लिखा है। और यही वजह है कि तुम तक छैया छैया ओ मेरे लैला को सुनकर अल्लाह की भी याद आती है, और ला इलाहा इल्लल्लाह की भी याद आती है। तो अब बातें दो तरफा हो रही हैं, मोइना भी अमर को छू सकती है। इश्क होते ही विजुअली देखो तो परवाने को भी वो पीली आग लग रही है। अभी कुछ देर पहले ये पेड़ दिखाया था, इसमें कुछ हरे पत्ते थे, लेकिन अब वो पेड़ आग में इश्क की आतिश में झुलस रहा है। और आशिक को बहुत मजे भी नहीं आ रहे, खुद को छुड़ाकर उसे दूर फेंकता है, क्योंकि आग में जाते ही पतंगे की सांस फूल रही है, उसके दर्द भी लग रहा है, लेकिन इश्क उसे दिलासे दे रहा है। वो ऐसा मैनिपुलेटेड है कि खुद जाके दोबारा आग में कूद जाता है। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि सूफीज्म में पीला रंग इश्क को इसलिए भी दिया क्योंकि उस वक्त पीलिया का बुखार होता था, जिससे जान चली जाती थी। फर्क इतना है कि जैसे ही मरीज को ये बुखार उतरता है, वो दोबारा इसे अपने ऊपर चढ़ाना चाहता है। बड़ा लंबा लंबा सफर तय करेगा, वापस से आएगा और लपेट लेगा खुद को साथ। कहते हैं राम नाम से दिल लगाओ, राम नाम से इश्क करो तो श्रद्धा जाग जाएगी। तो इश्क का अगला कदम होता है आकिदत या श्रद्धा। Eventually, as it turned out, officially, I was the 13th boyfriend. अकीदत But she was my first. फेथ। तू ही तू आरज़ू आरज़ू। यहाँ विजुअली सारे धर्मों का कलर है। मोइना ने जो हरे कपड़े पहने हैं वो इस्लाम में इबादत का रंग है, आसपास जो भगवा रोशनी है वो हिंदुओं का रंग है, और एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का ये पूरा सीन है। तो ऐसे मनी रत्नम ने विजुअली इश्क मजाजी को इश्क हकीकी से जोड़ दिया, मगर लिरिक्स तो यहाँ गर्दा ही उड़ा देते हैं। आइडिया ये है कि इश्क ने मुझे पूरा टेक ओवर कर लिया है, यानी मेरे शरीर के 5 सेंसेस को टेक ओवर कर लिया है। तो अगली 2 लाइनों में गुलजार साहब 5 के 5 सेंसेस के नाम ले लेते हैं। तू ही तो जीने की सारी खुशबू आरज़ू आरज़ू, छूती है मुझे सरगोशी से, आंखों में गुली खामोशी से। जीने की सारी खुशबू यानी स्मेल, छूती है माने टच कर लेती है, सरगोशी माने विस्पर यानी कानों में गूंजती हुई एक आवाज, तो हियरिंग आंखों में यानी साइट, घुलती है जैसे जीभ पर कोई स्वाद घुल रहा हो यानी टेस्ट, और इन 5 इंद्रियों, इन 5 सेंसेस के ऊपर बैठती है इच्छा, डिजायर, आरजू,
तो अब तू ही तू, सारी आरज़ू भी, यानी पांचों स्लेव सेंसेस और उसके मास्टर डिजायर सबका टेक ओवर कर लेता है ये इश्क। तो इसका ये असर हुआ कि अब वो दो जिस्म नहीं, एक ही जिस्म है। This person is genius. इबादत, पहली स्टेज में दिलकशी हुई, फिर उन्स में Devotion. आपने एक्शन दिया। वैसे ही पिछली स्टेज में आकिदत, श्रद्धा जागी और अब आप पूरी डिवोशन के साथ इबादत में लग गए। और क्या होता है इबादत? मैं फर्श पे सजदे करता हूँ, कुछ होश में कुछ बेहोशी से। अभी भी आशिक में कुछ होश बचा है, लेकिन वो इतना खुश है कि उसे इश्क मिल गया है। वो जो दरिया कल तक उन दोनों के बीच में था, आज दोनों उसी में खड़े होकर इश्क का नाच नाच रहे हैं। और क्या चाहिए आशिक को? मेरे टीचर पढ़ाई का वास्ता देने लग गए, दोस्त और उसके एक्स मेरे पास आते थे और उसके कैरेक्टर, उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर का वास्ता देते थे। मैंने भी नोटिस किया कि अभी आएगी, बताएगी कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम इंसान हूँ, और मुझे यही सुनना था। और फिर जाएगी और 5 मिनट बाद लौट के आएगी और फिर मेरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा देगी। जो जो दिया था सब वापस ले लेगी, खुद को निगेट करेगी, सारी अच्छी बातों को उल्टा कर देगी, मुझे उठा के पटक देगी और फिर बड़ी मासूमियत से कहेगी कि अरे शायद मुझसे ही गलती हो गई। हर आदमी जब अंडर अटैक होता है तो थोड़ा लड़ता है। अमन भी देखो यहाँ लड़ रहा है मोइना से, कूदे फादे छलांगे करी जा रही है एक दूसरे के ऊपर से, और ये सब बोलते बोलते अचानक से बोल देगी कि नहीं दिस इज नॉट वर्किंग आउट, ना ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरे तो सारे आर्ग्यूमेंट्स ही रह गए, मेरी तो हवा ही निकल गई, मैं तो जमीन पे पड़ा हुआ हूँ हेल्पलेस सा, और वो इतना आगे चल। खैर, तो इस सब के बीच मेरे बोर्ड्स हुए, रिजल्ट आया और शायद जिस बच्चे को टॉप करना था स्कूल उसके 85% आए। ये भी ठीक होता, लेकिन ना मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ना अच्छा ना बुरा, ना खुश ना दुख। मैं एक अलग ही धुनी में था, एक अलग ही इबादत में था। उस रात में घर में अकेला था और रिजल्ट की रात को मुझे 2 बजे शायद फोन आया। On 6th June last year, she came to me and she said, you know, I just can't take it anymore. You have become my everything. I'm so comfortable with you. Just because of that, I'm failing in all these spheres of life. ये क्या रीजन हुआ दैट यू हैव बिकम माय एवरीथिंग सो आई एम लीविंग? ये कैसे हो सकता है यार? मेरे पास तुम्हारे सिवा इस मोमेंट में और कुछ नहीं है और ना मुझे कुछ चाहिए। ये क्या उलझी बातों में फंसा रहे हो यार तुम मुझे। तेरी राहों में उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा। कॉल से पहले मैं बहुत आराम से बैठा हुआ था और स्ट्रैटेजिकली सोच रहा था कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। मैं ड्यू चला जाता हूँ, मैं 1 साल का ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर से एक बार जेई का अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्या बोर्ड दोबारा दे सकता हूँ, सब कुछ कैलकुलेशन चल रही है। मगर जब कॉल आया 10 मिनट के बाद ना, मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया कि मैं इतना हेल्पलेस, इतना कंफ्यूज, इतना ट्रैप्ड फील कर रहा था कि मैं उल्टा उसे ही थ्रेट करने लग गया। अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं ये सारी नींद की गोलियां खाकर मैं जा रहा हूँ सोने। तुम्हारे चक्कर में सब कुछ खो दिया मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर तुम ही नहीं मिलोगी तो फिर अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं नहीं आ रहा, अब मेरी खबर ही आएगी। अब ना वो मान रही, और कभी कभी अपना पॉइंट रखते थे तुम इतना आगे बढ़ जाते हो कि देयर इज नो कमिंग बैक। तो बस सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि जिन बातों को मैं अमीर बच्चों के चोचले कहा करता था, वो सुसाइडल टेंडेंसीज, वो सेल्फ हार्म, वो इनसिक्योरिटीज, वो उलझने, वो कब मेरी खुद की बन गई। जैसे उस सीन की शुरुआत में मोइना ने वो रस्सियां पहनी होती हैं, वो उसकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन एंड तक जाते जाते अमर के ऊपर भी उन्हीं रस्सियों का ट्रैप होता है। अब वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता, और ये करते करते वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। मेरा जीना जुनू, मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई। लास्ट स्टेज क्या और है? जुनून की वो स्टेज है जिसमें अब होश नहीं है, जुनून। सिर्फ बेहोशी है, और इश्क की आंधी, इश्क का टोर्नाडो उस पतंगे को उठाता है, पटकता है, घुमाता है, बेसुध कर देता है। यही इश्क का वो स्टेशन है जहाँ कैस, जॉर्डन, कुंदन, ये सब लोग गए और हम जहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहते। मुझे मौत की गोद में सोने दे, तेरी रूह में जिस्म दबोने दे, मौत। तेरी रूह में जिस्म दबोने दे। दिल से अगर आपको याद है तो अमर को पूरी पिक्चर मोइना परेशान करती है, बताती नहीं है कि वो उसे प्यार करती है, सिर्फ एंड में बताती है। वैसे गाने के लास्ट सीन्स में देखो तो वो कैसे उसको जकड़ रही है, प्यार कर रही है और मोहब्बत दिखा रही है। पहली बात एक तरीके से आपको पहले ही बता दे रही है कि इस कहानी में क्या होने वाला है, कि एंड में जब फाइनली उसे मोहब्बत मिलेगी, फाइनली वो गले मिलेंगे तो वो मर जाएंगे। पतंगा 7 स्टेजेस पार कर चुका है, पतंगा भी अब सफेद लिबास में। तो अगली सुबह पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उठा, मैं था, वो नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी में अपना फोन चेक किया, कोई फोन नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, कोई मिस कॉल नहीं थी, इनफैक्ट कोई फोटोज भी नहीं थी। जल्दी से मैं अपनी होम स्क्रीन पर आया, मैंने डेट चेक किया, डेट थी 8 जुलाई 2013। कल कोई इवेंट था क्या मेरा? कल एनुअल डे था ना तुम्हारा। ओ I know my speech should end and it will end abruptly, just like my time. Thank you so much. बहुत नौटंकी करी आज मैंने। So that was the thing यार। कमाल है, मतलब ये बंदा अपनी भी स्टोरी पेज में शेयर कर देता है और इमोशनल भी कर जाता है। एनीवे इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और जो डिकोरेशन वाला चीज़ है वो तो परफेक्ट रहता ही है हमेशा की तरह। मुझे नहीं पता क्या बोलना है,
वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।